आज का शो बहुत शानदार था। तुम मेरी नजर में सबसे बेहतरीन ड्रमर हो। सीनियर लड़की से ऐसी तारीफ सुनकर मैंने थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर सहलाया। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तुम तब तक निकलो। ये कहकर वो चली गई और मैं भी अपने हॉस्टल के दोस्तों के पास पहुंच गया। थोड़ी देर उनके साथ डिंगे हाँकने के बाद मैंने वापस लौटने का मन बनाया, लेकिन अभी मैं आधा रास्ता ही चला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। छोटा सू, अंकल आप यहाँ कैसे? अरे अरे कुछ खास नहीं, बस तुम लोगों का स्प्रिंग फेस्टिवल इवेंट देखने चला आया। आज की परफॉर्मेंस सच में बहुत कमाल की थी, अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने झेमते हुए सिर खुजलाया और सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। तुम्हारी आंटी यूं चाहती है कि तुम कल शाम हमारे घर खाने पर आओ। मैं ड्राइवर भेजकर तुम्हें बुलवा लूंगा। ओह, घर पर खाना? हाँ, तुम्हारी आंटी यूं ने कहा है कि इस बार वो खुद खाना बनाएंगी। उन्होंने मुझसे ये भी पूछने को कहा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, ताकि वो पहले से तैयारी कर सके। अंकल, खाने में मेरी कोई नखरेबाजी नहीं है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। बस क्या इस बारे में चिंगशिया को पता है? उसे अभी नहीं मालूम। ड्राइवर तुम दोनों को एक साथ लेने आएगा। तो फिर पक्का रहा, मैं अब निकलता हूँ। जी अंकल, आराम से जाइए। अंकल के जाने के बाद मैं अपनी राह देख रही सीनियर चिंगशिया के पास पहुंचा। क्या हुआ? अभी वो कौन थे? सीनियर ने पूछा। मेरी सगी बहन के ससुर। ओह अच्छा, सगी बहन के ससुर। सुमिंग, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, सीनियर ने बात बदलते हुए कहा। ड्रम्स का तो हमारे पास जुगाड़ नहीं है, मैं एक इरहू चीनी वाद्य यंत्र खरीदना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इसे बजाना सिखा सकते हो? सिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरहू सीखना इतना आसान काम नहीं है। तुम पक्का सीखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल पक्का। उनकी लगन देखकर मुझे हाँ कहना ही पड़ा। हॉस्टल लौटने के बाद, क्योंकि अगले दिन क्लासेस थी, मैं जल्दी ही सो गया। अगला पूरा दिन पढ़ाई में निकल गया और देखते ही देखते शाम हो आई। क्योंकि आज रात सीनियर के घर खाना खाने जाना था, इसलिए मैंने उन्हें मैसेज करके गेट पर इंतजार करने को कहा और खुद भी गेट की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मेरा एक पैर कॉलेज के गेट से बाहर निकला, एक काली कार झटके से मेरे ठीक सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र के अंकल बाहर निकले। बड़े फूफा जी। अरे नालायक, मैं तो तुझे ही फोन करने वाला था। उन्होंने कहा तुम्हारी बुआ ने ये सामान तुम्हारे पास भिजवाया है और साथ ही ये देखने को कहा है कि तुम कहीं दुबले तो नहीं हो गए। ये कहते हुए यूं चिंगझो बड़े फूफा जी मुझे सिर से पैर तक ध्यान से घूरने लगे। लगता तो नहीं कि दुबले हुए हो। फूफा जी, दादी ने कहा था कि कोई मुझे डॉक्यूमेंट्स देने आएगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आप होंगे। हाँ, तो सोचा लगे हाथ तुमसे मिलता भी चलूं। लो, ये ब्रीफ केस संभालो और अगले 2 दिनों में इसे ध्यान से देख लेना। इसके अलावा ये बैंक कार्ड भी अपने पास रख लो। इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थ रेट है। ये तुम्हारी बुआ ने भेजा है। मैंने अभी बैंक कार्ड हाथ में लिया ही था और जेब में रखने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज गूंजी। सुमिंग। आवाज सुनते ही मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सीनियर के चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? ये कहते हुए मैंने अपना हाथ उनके माथे पर रख दिया। सीनियर ने मुझे रोका नहीं। उनका चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था और उन्होंने मेरा हाथ अपने चेहरे पर रहने दिया। ये नजारा देखकर यूं चिंगझो फूफा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ से उनके जिस्म की तपन महसूस करके मेरी भवें तंग गई। इतना तेज बुखार। मैं ठीक हूँ, शायद कल रात ठंड लग गई थी। ये अंकल कौन है? सीनियर ने धीमी आवाज में पूछा। ये मेरे बड़े फूफा जी हैं। फूफा जी, प्लीज हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि आखिरकार सीनियर इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। हाँ, जल्दी गाड़ी में बैठो। हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। थर्मामीटर से चेक करने पर पता चला कि उन्हें सच में तेज बुखार था। जब सीनियर को ड्रिप 4 फ्लोट चढ़ रही थी, तब मुझे मौका मिला और मैं फूफा जी को थोड़ा साइड में ले गया। बड़े फूफा जी, आज जो भी हुआ, क्या आप घर जाकर बुआ को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? क्या बात कर रहे हो? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रेमिका गर्लफ्रेंड बना ली और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बुआ से छुपाऊं? उसे पता चला ना तो वो मेरा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस कर देगी। अरे इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए। मुझे बस अभी सही मौका नहीं मिला है। अगर आपने बुआ को बता दिया तो दादी तक बात पहुंचते देर नहीं लगेगी। प्लीज थोड़े दिन के लिए बात संभाल लीजिए ना। आप भूल गए, पिछली बार जब आप छुपकर मछली पकड़ने फिशिंग गए थे तो मैंने ही आपकी ढाल बनकर बचाया था। अच्छा, तो तू मुझे उस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? फूफा जी ने हंसते हुए कहा। चलो ठीक है, तेरी खातिर छुपा लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक बात दबाकर नहीं रख पाऊंगा। तुझे जल्द से जल्द अपनी दादी को सब बताना होगा। ठीक है, बिल्कुल डन। ड्रिप खत्म होने और सब ठीक होने के बाद
डॉक्टर ने चलते चलते खास हिदायत दी। फैमिली मेंबर्स ध्यान दें, जो दवाइयां हमने दी है वो आयुर्वेदिक चाइनीज हर्बल है, सिर्फ यही देनी है। गलती से भी इसके साथ कोई और एलोपैथिक या जुकाम की दवा मत मिला देना, वरना पेट में पल रहे बच्चे फ्यूटस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पेट में पल रहा बच्चा, डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप लोगों को नहीं पता पेशेंट 1 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है। सुमिंग, तुम फूफा जी का ये रिएक्शन देखकर सीनियर घबरा गई और उन्होंने चुपके से मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया। हॉस्पिटल से बाहर आकर जब मैंने सीनियर को कार में आराम से बिठा दिया तो मैं थोड़ा पीछे हटकर फूफा जी से बात करने लगा। बड़े फूफा जी, आपने अभी अभी मुझसे वादा किया था कि आप इसे सीक्रेट रखेंगे। मैं सीक्रेट रखूं? अरे सुमिंग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते को छुपाने का वादा किया था। यहाँ तो बात सीधे बच्चे तक पहुंच गई है। तुम्हारी बुआ को पता चला तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं हूँ बुआ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुझे क्या लगता है तेरे फूफाजी को ज्यादा जीने का शौक नहीं है? मेरी बेफिक्र शक्ल देखकर लीन चिंगजो ने एक ठंडी सांस भरी। अरे यार छोड़ो, आज अपनी जान जोखिम में डाल ही देता हूँ, संभाल लूंगा बात को। जरूरी हिदायतें देने के बाद फूफाजी ने हम दोनों को वापस कॉलेज छोड़ दिया। तुम्हारे फूफाजी क्या कह रहे थे? सीनियर ने पूछा। वो कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि किसी दिन तुम्हें दादी से मिलने घर ले आओ। क्या दादी से मिलने? सीनियर का दिमाग चकरा गया। अरे फिक्र मत करो, मैंने कह दिया है कि कुछ टाइम बाद आएंगे। वैसे ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, क्या हम टैक्सी से चले? सीनियर का पूरा ध्यान इसी बात पर अटका हुआ था कि मैं उन्हें अपनी दादी से मिलाने ले जाने वाला हूँ। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही मैंने टैक्सी को हाथ देकर रोका उनका दिमाग ठनका। हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे घर? मेरे घर? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? कल रात अंकल ने सीधे मेरे सामने कहा था कि आज शाम को हम दोनों को घर पर खाना खाने आना है। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। सीनियर को जब मेरा मैसेज मिला था तो उन्हें लगा था कि मैं उन्हें बाहर कहीं डिनर पर ले जा रहा हूँ। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मंजिल उनका अपना घर है। खैर, जल्द ही हम सीनियर के घर पहुंच गए। हम दोनों को साथ देखकर उनके पापा सी तियानली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुम दोनों बच्चे भी कमाल करते हो। जब कहा था कि ड्राइवर लेने आएगा तो टैक्सी से क्यों आए? अंकल, चिंगशिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा जल्दी आकर इसे आराम करवा दो। तबीयत ठीक नहीं है? अरे अंदर आओ जल्दी। पापा, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा जुकाम है, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाई हूँ। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, बस इन्हें थोड़े रेस्ट की जरूरत है। सु तियानली को यह सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। इतने में घर के अंदर से आंटी यून यांगलान भी बाहर निकल आई। चिंगशिया, आज रात तुम घर पर ही रुको, हम दोनों तुम्हारे पास रहेंगे तो देखभाल अच्छे से हो जाएगी। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, आज रात यही रुक जाओ। और छोटा सु, तुम भी आज यही रुक जाओ। ये सुनते ही कि मुझे भी रुकने को कहा जा रहा है, सीनियर तुरंत घबरा गई। मम्मी, सु मिंग अभी फर्स्ट ईयर में है, उनके कॉलेज के नियम बहुत सख्त है। रोज रात को अटेंडेंस रोल कॉल होती है। अगर आपको मेरी चिंता है तो मैं रुक जाती हूँ। सु मिंग को हॉस्टल जाने दीजिए, वरना उसे छुट्टी की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बहुत लफड़ा हो जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने मेरी तरफ आंख से इशारा किया। इशारा समझते ही मैंने भी तुरंत कमान संभाली। यून आंटी, चिंगशिया बिल्कुल सच कह रही है, हमारी काउंसलर बहुत कड़क है। अगर कोई एक रात भी बिना बताए बाहर रुक जाए तो सीधे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर देती है। नोटिस बोर्ड पर नाम भी आ सकता है। मामला इतना सीरियस सुनकर सी तियानली और यून यांगलान ने ज्यादा जिद नहीं की। थोड़ी देर बाद सीनियर अपने कमरे में आराम करने चली गई। लिविंग रूम में सिर्फ मैं और अंकल सी तियानली बैठकर बातें करने लगे। जब रात का खाना तैयार हो गया तो मुझे सीनियर को जगाने के लिए भेजा गया। मैं उनके कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर मैंने धीरे से दरवाजा धकेला, लेकिन दरवाजा खुलते ही जो नजारा मेरे सामने था उसने मेरे होश उड़ा दिए। सीनियर बिल्कुल पतली, ट्रांसपेरेंट नाइटी पहने नंगे पांव बेड के किनारे बैठी हुई थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, सीनियर का चेहरा पल भर में टमाटर की तरह लाल हो गया। देखना खत्म हुआ या अभी और देखना है? अगर देख लिया हो तो बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। अभी अभी सीनियर को खाने के लिए बुलाने आए मेरे सामने ये नजारा आया था और इसके तुरंत बाद मुझे कमरे से बाहर खदेड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। खाना खाने चलना था ना, चलो। सीनियर जब मुड़ी तो मैं उनके चेहरे पर साफ घबराहट महसूस कर सकता था। खाने की मेज पर आंटी यून यांगलान और अंकल सी तियानली लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसते रहे। अपनी लबालब भरी कटोरी को देखकर मैं काफी असहज महसूस कर रहा था। मम्मी, आप दोनों क्या इन्हें इतना ठूस ठूस कर खिलाएंगे?
अगर आपने ऐसा किया तो अगली बार ये हमारे यहाँ आने से ही कतराएंगे। एंड मौके पर सीनियर ही मेरे बचाव में आगे आई और मुझे इस धर्म संकट से निकाला। डिनर खत्म होने के बाद मैंने दोनों बुजुर्गों के साथ लिविंग रूम में काफी देर बैठकर बातें की। बातचीत के दौरान यून यांगलान और सी तियांगली मुझसे और भी ज्यादा प्रभावित और संतुष्ट नजर आए। यून आंटी, अंकल, आज काफी देर हो चुकी है, अब मुझे निकलना चाहिए। किसी और दिन फिर आपसे मिलने आऊंगा। छोटा सू, ड्राइवर बाहर ही है, हम उससे कहकर तुम्हें हॉस्टल छुड़वा देते हैं। तीनों मुझे छोड़ने दरवाजे तक आए। जाने से ठीक पहले सीनियर एक कदम आगे बढ़ाकर मेरे पास आई। हॉस्टल पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मैंने सीनियर की तरफ देखकर मुस्कुराया, पर अचानक मुझे फिर से नाइटी वाले अवतार में उनका वो रूप याद आ गया। मुझे इस तरह एक्टर घूरते देख सीनियर का चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। हॉस्टल लौटकर मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोया और अपनी दादी के दिए हुए दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को खंगालने बैठा, पर उन कागजातों की तादाद मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। न जाने कितना वक्त बीत गया, तब जाकर मैं उन्हें पूरा पढ़ पाया। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद झाओ तियान और शूजी, जो एक नया इरहू खरीद कर लाए थे, मुझे जबरदस्ती बास्केटबॉल कोर्ट जाने के बजाय बास्केटबॉल प्लेयर ताइतान के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ घसीट ले गए, ताकि मैं उन्हें इरहू बजाना सिखा सकूं। उनकी जबरदस्त उत्सुकता देखकर मेरे पास उन्हें थोड़ा बहुत डेमो देने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या सुनना पसंद करोगे? कुछ भी बजा दो जो तुम्हारा मन करे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। चूंकि ये एक हुनर की बात थी, वे लोग काफी देर देखने के बाद भी इसे सीख नहीं पाए। उल्टा हमारे आसपास बहुत से स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। कुछ लड़कियों ने मुझे पहचान लिया। अरे, ये तो वही लड़का है न जिसने स्प्रिंग फेस्टिवल इवेंट में ड्रम बजाया था। ये तो ड्रम भी कमाल का बजाता है और इरहू भी। क्या हमारे लिए एक गाना और बजा सकते हो? हॉस्टल के बाकी दोस्तों ने जब खूबसूरत लड़कियों को देखा तो मेरी तरफ से तुरंत हाँ भर दी। मजबूरी में मुझे उन्हें सिखाना शुरू करना पड़ा। काफी देर सिखाने के बाद, चूंकि दोपहर में फिर से क्लासेस थी, मैंने उन सीनियर्स लड़कियों से अगले दिन आने को कहा और हम आराम करने के लिए लौट आए। देखना खत्म हुआ या अभी और देखना है? अगर देख लिया हो तो बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। अभी अभी सीनियर को खाने के लिए बुलाने आए मेरे सामने ये नजारा आया था और इसके तुरंत बाद मुझे कमरे से बाहर खदेड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। खाना खाने चलना था ना, चलो। सीनियर जब मुड़ी तो मैं उनके चेहरे पर साफ घबराहट महसूस कर सकता था। खाने की मेज पर आंटी यून यांगलान और अंकल सी तियानली लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसते रहे। अपनी लबालब भरी कटोरी को देखकर मैं काफी असहज महसूस कर रहा था। मम्मी, आप दोनों क्या इन्हें इतना ठूस ठूस कर खिलाएंगे? अगर आपने ऐसा किया तो अगली बार ये हमारे यहाँ आने से ही कतराएंगे। एंड मौके पर सीनियर ही मेरे बचाव में आगे आई और मुझे इस धर्म संकट से निकाला। डिनर खत्म होने के बाद मैंने दोनों बुजुर्गों के साथ लिविंग रूम में काफी देर बैठकर बातें की। बातचीत के दौरान यून यांगलान और सी तियानली मुझसे और भी ज्यादा प्रभावित और संतुष्ट नजर आए। यून आंटी, अंकल, आज काफी देर हो चुकी है, अब मुझे निकलना चाहिए। किसी और दिन फिर आपसे मिलने आऊंगा। छोटा सू, ड्राइवर बाहर ही है, हम उससे कहकर तुम्हें हॉस्टल छुड़वा देते हैं। तीनों मुझे छोड़ने दरवाजे तक आए। जाने से ठीक पहले सीनियर एक कदम आगे बढ़ाकर मेरे पास आई। हॉस्टल पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मैंने सीनियर की तरफ देखकर मुस्कुराया, पर अचानक मुझे फिर से नाइटी वाले अवतार में उनका वो रूप याद आ गया। मुझे इस तरह एक्टर घूरते देख सीनियर का चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। हॉस्टल लौटकर मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोया और अपनी दादी के दिए हुए दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को खंगालने बैठा, पर उन कागजातों की तादाद मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। न जाने कितना वक्त बीत गया, तब जाकर मैं उन्हें पूरा पढ़ पाया। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद झाओ तियान और शूजी, जो एक नया इरहू खरीद कर लाए थे, मुझे जबरदस्ती बास्केटबॉल कोर्ट जाने के बजाय बास्केटबॉल प्लेयर ताइतान के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ घसीट ले गए, ताकि मैं उन्हें इरहू बजाना सिखा सकूं। उनकी जबरदस्त उत्सुकता देखकर मेरे पास उन्हें थोड़ा बहुत डेमो देने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या सुनना पसंद करोगे? कुछ भी बजा दो जो तुम्हारा मन करे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। चूंकि ये एक हुनर की बात थी, वे लोग काफी देर देखने के बाद भी इसे सीख नहीं पाए। उल्टा हमारे आसपास बहुत से स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। कुछ लड़कियों ने मुझे पहचान लिया। अरे, ये तो वही लड़का है न जिसने स्प्रिंग फेस्टिवल इवेंट में ड्रम बजाया था। ये तो ड्रम भी कमाल का बजाता है और इरहू भी। क्या हमारे लिए एक गाना और बजा सकते हो? हॉस्टल के बाकी दोस्तों ने जब खूबसूरत लड़कियों को देखा तो मेरी तरफ से तुरंत हाँ भर दी।
मजबूरी में मुझे उन्हें सिखाना शुरू करना पड़ा। काफी देर सिखाने के बाद चूंकि दोपहर में फिर से क्लासेस थी, मैंने उन सीनियर्स लड़कियों से अगले दिन आने को कहा और हम आराम करने के लिए लौट आए। मुझे वही खड़ा देख सीनियर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चल रहे हो या नहीं? हाँ, आ रहा हूं। जल्द ही हम दोनों सीनियर के घर के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़ी BMW कार देखकर सीनियर का दिल धक से रह गया। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस BMW कार के मालिक की वजह से आगे चलकर क्या बखेड़ा खड़ा होने वाला था। चिंगशिया, मामा जी, आप यहाँ कैसे? पगली लड़की, ऐसा लग रहा है जैसे तू अपने मामा के आने से खुश नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अचानक देखकर हैरान रह गई। मैं तो तेरी मम्मी से मिलने आया था। और साथ ही बात करते करते युनजान, मामा जी की नजरें मुझ पर टिक गई। ये देखकर सीनियर ने तुरंत परिचय करवाया। मामा जी, ये सू मिंग है, मेरा दोस्त। ओह, सू मिंग, हेलो यंग मैन, तो तुम ही चिंगशिया के बॉयफ्रेंड हो? मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ भर दी। जी, हेलो मामा जी। मेरी भांजी का दिल जीत लिया। बहुत चालाक लड़का है, इसने बचपन से आज तक किसी से प्यार नहीं किया। थोड़ा नटखट मिजाज है इसका, जरा संभाल लेना इसे। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और फिर मामा जी मुझे खींचकर विला के अंदर ले गए। अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था कि शराब की 2 बोतलें टेबल पर सज चुकी थी। सुमिंग, अगर मामा जी तुम्हें शराब पीने को कहें तो कह देना कि तुमने जुकाम की दवाई खाई है और नहीं पी सकते। सीनियर ने मुझे धीरे से ताकीद की। अभी मैं कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही रेस्टोरेंट एरिया से युनजान की आवाज गूंजी, सुमिंग, चिंगशिया, आओ खाना खा लो। जैसे ही मैं बैठा, युनजान ने शराब की एक बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। सुमिंग, ये तेरे मामा जी की 7 से 8 साल पुरानी खास विंटेज शराब है। मैं रोज रोज इसे नहीं खोलता, आज तू आया है तो सोचा साथ मिलकर इसका स्वाद लिया जाए। अरे जीजा जी, आप भी थोड़ा लीजिए। ये माहौल देखकर मैं मना नहीं कर पाया। सीनियर मेरे पास आई और चुपके से पूछा, क्या तुम पी सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ये कहते ही सीनियर को थोड़ी तसल्ली हुई। खाना शुरू हुआ और युनजान ने सबसे पहले पैग लगाने की बात की। लगा था कि उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, पर किसे पता था कि एक ही ग्लास के बाद उनकी हालत ढीली हो जाएगी। डिनर के बाद बाकी सब तो नॉर्मल थे, बस युनजान ही पूरे चकराए हुए घूम रहे थे। मामा जी, आप ठीक तो हैं? मना किया था फिर भी पिए जा रहे थे। आपको अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है क्या? अरे, तुम्हारे मामा जी की कैपेसिटी बचपन से ही ऐसी है। कोई बात नहीं, आज तो बहुत कम पी है। ये कहते कहते उन्होंने अचानक अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे सुनो जी, जल्दी इन्हें बाथरूम ले जाओ, इन्हें उल्टी आ रही है, युन यांगलान चिल्लाई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर युनजान को सहारा दिया और बाथरूम तक ले गया। जब उनकी हालत थोड़ी संभली तो हम दोनों वापस लिविंग रूम की तरफ आने लगे। सुमिंग, मामा जी तुझे एक बात बताते हैं, आज तू चिंगशिया को जितनी समझदार और सुलझी हुई देखता है ना, उफ, बचपन में ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बेहद शर्मीली और रिजर्व स्वभाव की थी। और आज पीने की ही बात देख ले, मैंने आज पहली बार अपनी जिंदगी में चिंगशिया को किसी लड़के की इतनी परवाह करते देखा है। सच में छोटे, तू बड़ा किस्मत वाला है। मामा जी के मुंह से अपनी पोल खुलती देख सीनियर का पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मम्मी, मम्मी, आप ये क्या कह रही है? अभी अभी सीनियर के मामा जी ने मेरे सामने उनका एक छोटा सा सीक्रेट खोला ही था कि सीनियर को पता चल गया और फिर ये सब ड्रामा शुरू हो गया। तुम्हारे मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी ने कहा, तुम छोटे सू का इतना ख्याल रखती हो, पर तुमने कभी अपने माँ बाप की ऐसी चिंता नहीं की। हाँ, तुम्हारे पापा कभी कभी पी लिया करते थे, पर मैंने तुम्हें कभी मेरे लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। जब अंकल हॉल में ये बातें कह रहे थे तो मैं उनके चेहरे पर अपने लिए साफ जलन महसूस कर सकता था। रात के 10 बजे तक हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे, यहाँ तक कि सीनियर से रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे धीरे से कोहनी मारी। अब हमें चलना चाहिए। मुझे भी होश आया। आंटी यांगलान, अंकल, मामा जी, रात के 10 बज चुके हैं। अब हमें सच में निकलना होगा। अगर और देर हुई तो सूरुई, वार्डन, हॉस्टल का गेट बंद कर देगी। अरे साले साहब, आपका ड्राइवर तो छुट्टी पर चला गया है ना। एक काम करते हैं, आज रात सू मिंग को यही रुकने देते हैं। कल सुबह मैं खुद इसे और चिंगशिया को क्लास के लिए छोड़ आऊंगा। अंकल सी तियानली ने सुझाव दिया। युन यांगलान और सी तियानली तो यकीनन यही चाहते थे कि मैं आज रात वही रुक जाऊं, लेकिन हम दोनों इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाले थे। उम्मीद के मुताबिक जैसे ही मामा जी ने अपनी बात पूरी की, सीनियर ने तुरंत मना कर दिया। मामा जी, कॉलेज का नियम है कि रात में बाहर रुकने के लिए लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वरना नोटिस बोर्ड पर नाम आ जाएगा और सबके सामने क्लास लग जाएगी। ये कहते हुए सीनियर ने मुझे चुपके से एक चुटकी काटी। हाँ मामा जी, अगर रात में हॉस्टल नहीं पहुंचे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। हम टैक्सी से चले जाएंगे, कॉलेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर टैक्सी से ही जाना है तो जल्दी करो, देर मत करो। घर के सभी लोग हमें बाहर तक छोड़ने आए।
हम दोनों सड़क पर पैदल चलने लगे। क्या यहाँ आसानी से टैक्सी मिल जाएगी? हाँ, मिल जानी चाहिए। चलो सड़क के किनारे किनारे चलते हैं। हूँ। हम दोनों चुपचाप सड़क किनारे पैदल चलते रहे। किसी ने कोई बात नहीं की। काफी देर तक कोई टैक्सी नजर नहीं आई। मजबूरन मैंने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन राइड बुक की। थोड़ी देर में कैब आ गई, लेकिन जब तक हम कॉलेज पहुंचे रात के 11 बज चुके थे और जिसकी आशंका थी वही हुआ। कॉलेज का मेन गेट बंद हो चुका था। हम अंदर नहीं जा सकते। अब क्या करें? सीनियर जिस बात से सबसे ज्यादा डर रही थी वही हो गया। पहले कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं। रात भर सड़क पर तो खड़े नहीं रह सकते। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड का क्या करना है? रेस्ट करने के लिए सबसे सही जगह तो होटल ही होगा ना। तुम क्या करने वाले हो? सीनियर थोड़ा घबरा गई। उनकी आंखों में साफ सतर्कता दिख रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश की। अरे, मुझे गलत मत समझो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास आईडी कार्ड है तो हम होटल में एक रूम ले लेते हैं। कम से कम रात भर सड़क पर भटकने से तो बेहतर है। और मैं वादा करता हूँ, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। तुम्हारे साथ कोई ओछी हरकत नहीं करूंगा। सीनियर ने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। मैं अपना आईडी कार्ड लाना भूल गई हूँ। तुम आईडी कार्ड नहीं लाई? बिना आईडी कार्ड के होटल में कमरा मिलना नामुमकिन था। तुम्हें गाने गाना पसंद है? चलो तुम्हें केटीवी करोके पार्लर ले चलता हूँ। ठीक है, केटीवी चलते हैं। रास्ते में एक केटीवी आया तो सीनियर के कदम ठिठक गए। ये वाला अच्छा लग रहा है, यहाँ चले? नहीं, ये जगह सही नहीं लग रही। हमें कोई साफ सुथरा और वेलेट ब्राइट केटीवी ढूंढना चाहिए। नेविगेशन दिखा रहा है कि आगे एक और है। चलो वहां चलते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उस वाले केटीवी में क्यों नहीं गया, पर सीनियर ने ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। हमने केटीवी में एक प्राइवेट लाउंज रूम लिया। मैं पहली बार ऐसी किसी जगह पर आया था। क्या तुम थोड़ा आराम करना चाहती हो? हाँ। सीनियर ने सोफे पर आंखें मूंद ली और टेक लगा ली। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत थका हो रहा था, इसलिए उन्हें जल्द ही झपकी आ गई। मुझे भी नींद आ रही थी, पर सोफे पर सीनियर जिस पोजीशन में बैठी थी वो काफी तकलीफदेह लग रही थी। मैंने धीरे से उन्हें छुआ। चिंगशिया, तुम चाहो तो मेरा सरगोशा जांग तकिया बनाकर लेट सकती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर सच में अपना सिर मेरी गोद में रखकर लेट जाएंगी। सुबह के 6 बज चुके थे। पूरे 5 घंटे तक मैं एक इंच भी नहीं हिला। मुझे लगा जैसे मेरी दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया है और वे पूरी तरह सुन्न हो चुकी है। ठक ठक। सर, आपका टाइम पूरा होने वाला है। वेटर ने दरवाजा खटखटाया। उसी वक्त सीनियर की आंखें खुली। उनकी नींद बहुत अच्छी पूरी हुई थी, पर दूसरी तरफ मेरी हालत खस्ता हो चुकी थी। सीनियर जैसे ही सीधी होकर बैठी, उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरी रात मेरी गोद में सिर रखकर सोई थी। मैं पूरी रात ऐसे सोई रही। टांगों में उठ रही भीषण ऐंठन और सुनपन की वजह से मेरे चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। सीनियर ने मेरी ये हालत नोटिस कर ली और बहुत घबरा गई। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। बस थोड़ा टाइम दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। थोड़ा आराम करने और शरीर में जान आने के बाद हम केटीवी से बाहर निकले। अभी सिर्फ 6 बजे हैं। चलो तुम्हें नाश्ता करवा देता हूँ। हालांकि मैं चल पा रहा था, पर मेरी चाल बहुत अजीब थी। सीनियर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अगली बार मुझे फिर से ऐसे ही सोने देना। अगर तुम चाहो तो बिल्कुल। रहने भी दो। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे और बच्चे को पालोगे। अगर तुम्हारी टांगों को कुछ हो गया तो हम दोनों को कौन पालेगा? मैं तो बस मजाक कर रही थी। सच कहूं तो सीनियर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माहौल को हल्का करने के लिए जैसे ही एक नाश्ते की दुकान आई, वो रुक गई। क्या हम यहाँ नाश्ता कर ले? हाँ, बिल्कुल। नाश्ता करने के बाद हम दोनों साथ में कॉलेज लौट आए। मैं सीधे अपने कमरे में गया और सो गया। जब दोबारा आंख खुली तो रात के खाने का वक्त हो चुका था। मैं तुरंत उठा और खाने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि तभी दादी का फोन आया। उन्होंने बताया कि जिस बंदे से संपर्क करना था वो आ चुका है। मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा, जहां एक जाना पहचाना चेहरा मेरा इंतजार कर रहा था। अंकल क्वान, छोटे मालिक। अंकल क्वान, आप फिर भूल गए। अरे मेरी यादाश्त भी ना। छोटे सू, तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। मैं तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलाने ले जा रहा हूँ। जिन लोगों से मैं मिलने जा रहा था वे लान तियान कांग वैली, लैंड तियान कोंग वैली के मैनेजर्स थे। सीधे शब्दों में कहें तो मेरी दादी चाहती थी कि मैं इस कंपनी का कामकाज संभालूं, इसलिए उन्होंने मुझे कंपनी की बारीकियों से रूबरू कराया। अगले कुछ दिन मैं कंपनी और कॉलेज के बीच भागदौड़ में बिजी रहा। काम निपटाकर जब कुछ दिनों बाद मैं वापस क्लास पहुंचा तो प्रोफेसर को अटेंडेंस देकर जैसे ही बाहर निकलने लगा, तभी सीनियर सी चिंगशिया क्लासरूम में दाखिल हुई। क्लास में आते ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट की।
लाइव स्ट्रीम का टाइम तय हो चुका है। कल रात 8 बजे लाइव स्ट्रीम होगी और सभी स्टूडेंट्स को लाइव रूम में अटेंडेंस लगानी होगी। ये एक सोशल अवेयरनेस लाइव स्ट्रीम है। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप सब इसे जरूर देखें। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। सू मिंग, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, हम लाइव स्ट्रीम की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। क्या तुम्हारे पास टाइम है? सीनियर दिन ब दिन निडर होती जा रही थी। अब तो वे पूरी क्लास के सामने मुझे सरेआम डिनर पर इनवाइट करने लगी थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो। सीनियर तेजी से बाहर निकल गई और मैं उनके पीछे हो लिया। क्लास के दोस्त आंखें फाड़े हमें देखते रह गए। झाओ तियानतिया ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उलझन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीनियर सी सू मिंग के साथ फ्लर्ट कर रही है? बड़ा अजीब चक्कर है। बाहर आते ही सीनियर ने पूछा, मैंने तुम्हें जो लाइव स्ट्रीम की स्क्रिप्ट दी थी, क्या तुमने वो पढ़ी? मैं थोड़ा झेम गया और सिर हिलाया। सीनियर ने मुझे शक की निगाहों से देखा। तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ी, है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर ज्यादातर हिस्सा छोड़ दिया। सच तो ये था कि इन दिनों बिजी होने की वजह से मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। छोड़ो यार, तुम वापस जाओ और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। हम कॉलेज के गेट पर मिलते हैं। मैं भी अपना कुछ सामान ले आती हूँ। जाने से ठीक पहले सीनियर ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। बाय द वे, अपना आईडी कार्ड साथ रखना मत भूलना। आईडी कार्ड? अचानक आईडी कार्ड क्यों मंगवा रही है? मैं पूछना चाहता था, पर देखा कि सीनियर काफी दूर निकल चुकी थी। अपना सामान और आईडी कार्ड लेकर जब मैं गेट पर पहुंचा तो देखा कि सीनियर पहले से वहां इंतजार कर रही थी। सब सामान ले आए? हाँ, ले आया। आज रात क्या खाने का मन है? मेरी तरफ से ट्रीट है। आपकी तरफ से? फिर तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। पास में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां चले? ठीक है, खाने के बाद सोचेंगे। आपने कहा था ना कि लाइव स्ट्रीम के बारे में बात करनी है। हाँ बिल्कुल, चलो। कहाँ जाना है? होटल में रूम बुक करने। ठीक है, होटल में रूम बुक करने। क्या? मैंने चौंक कर पूछा, ये क्या कर रही है आप? मैंने कहा ना, कमरा बुक करने चलते हैं। और सिर्फ कमरा बुक नहीं करना है, तुम ज्यादा मत सोचो। जब मैंने अपनी सीनियर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मुझे सीधे होटल में रूम बुक कराने ले जाएंगी। मैं तो सन्न रह गया था। मेरी ये हालत देखकर सीनियर का चेहरा गर्व से खिल उठा। असल में उनका इरादा किसी गलत नियत से होटल जाने का नहीं था, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कल रात की लाइव स्ट्रीम की कोई तैयारी नहीं की है और स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी है, तो कल रात के इवेंट को बिना किसी गड़बड़ के पूरा करवाने के लिए उन्हें यही एक रास्ता सूझा, मुझे होटल ले जाकर पूरी स्क्रिप्ट रटवाने का। लेकिन सीनियर के लिए आफत तब खड़ी हुई जब हमने लगातार 3 होटलों में जाकर पता किया और तीनों के सारे कमरे फुल निकले। आंटी, क्या आजकल होटलों का धंधा इतना जबरदस्त चल रहा है? मैंने रिसेप्शनिस्ट आंटी से पूछा। बेटा, धंधा हमेशा ऐसा नहीं रहता। बात यह है कि आज फ्राइडे, शुक्रवार की रात है। तुम जैसे जवान जोड़े ही तो वीकेंड पर कमरे बुक करने आते हैं, इसलिए सारे रूम्स की भारी किल्लत है। वैसे अगर तुम्हें एक ही कमरा चाहिए होता तो शायद मैं कहीं फोन करके जुगाड़ लगा देती, पर तुम 2 अलग कमरे मांग रहे हो। मेरे पास फोन निकालकर अगला होटल ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार 10 किलोमीटर दूर एक होटल में एक खाली कमरा मिला। सीनियर से पूछने के बाद हमने टैक्सी ली और सीधे वहीं पहुंचे। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रिसेप्शनिस्ट के बताए अनुसार हम अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचे, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरा चेहरा फैंग पड़ गया। सामने का नजारा देखकर लगा जैसे पूरा कमरा प्यार मोहब्बत के खास रोमांटिक कपल वाइब्स से लबरेज था। सू मिंग, सीनियर ने घूरते हुए पूछा, तुमने तो कहा था कि स्टैंडर्ड ट्विन रूम, 2 अलग बेड वाला कमरा है, फिर ये सब क्या है? मैंने तुरंत अपना फोन चेक किया और देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अरे यार, जल्दबाजी में आगे का टाइम तो देख लिया, पर नीचे रूम का टाइप देखना ही भूल गया। मैंने ये कब कहा कि 2 अलग बेड वाला कमरा है? मैंने तो किंग साइज बेड वाला कमरा बोला था। वो अलग बात है कि इस बेड की बनावट थोड़ी अनूठी है। अब कोई चारा नहीं था, कमरे का बिल पे हो चुका था, इसलिए सीनियर को भारी मन से अंदर आना ही पड़ा। सू मिंग, जी सीनियर, क्या तुम इस बेड के ऊपर लटके हुए झूले सेटअप को थोड़ा नीचे हटा सकते हो? ये ऊपर है तो चैन से बैठा भी नहीं जा रहा। हाँ, क्यों नहीं। मैंने फटाफट बेड की सेटिंग ठीक की। इसके बाद सीनियर ने लाइव स्ट्रीम के पूरे प्रोसेस को समझाना शुरू किया। तुम बाकी की डिटेल्स बाद में देख लेना, पहले मेन बातें समझ लो। सबसे पहले कमरे में आते ही सीनियर ने अपनी सैंडल उतार दी थी। इस वक्त वो सोफे पर नंगे पांव बैठी थी और बेहद संजीदगी से मुझे एक एक पॉइंट समझा रही थी, पर मेरा ध्यान बार बार भटककर सीनियर की मासूमियत और उनकी खूबसूरती पर टिक जाता था। अरे भाइयों, आप ही बताओ, ऐसे माहौल में क्या मेरी कोई गलती थी? मैंने अभी जो कहा, क्या तुम्हें कुछ याद भी रहा? सीनियर ने अचानक मुझे ताका। अगर याद है तो जरा मुझे एक छोटा सा डेमो देकर बताओ।
मैं सीनियर की आंखों में आंखें डाल लने से कतराने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। सीनियर मेरी चोरी पकड़ गई और उन्होंने हार मानकर एक ठंडी सांस भरी। स्क्रिप्ट में सारे डायलॉग्स लिखे हैं, तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते? बात करते करते आधी रात बीत गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि मुझे सब समझ आ गया है, तब जाकर सीनियर की जान में जान आई। उन्होंने मेरे सामने ही एक लंबी अंगड़ाई ली। आह, मैं तो बुरी तरह थक गई। इस पोजीशन में उनकी परफेक्ट बॉडी शेप साफ झलक रही थी। मैं तो बस टकटकी लगाए देखता ही रह गया। जब सीनियर ने मेरी बहकती हुई नजरों को नोटिस किया तो उन्हें तुरंत अपनी हालत का एहसास हुआ। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, ये कहकर वो भागकर बाथरूम में घुस गई। सी चिंगशिया, जरा तो ध्यान रखा करो। भले ही हम कपल हैं, पर तुम मेरे सामने इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो? ऐसे में सु मिंग का भटकना तो लाजमी है ना। वो अंदर खुद को कोस रही थी। उनके बाथरूम जाने के बाद जब मैंने लाइव स्ट्रीम के कागजात समेटे और मुड़ा तो बाथरूम की दीवार देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। वो बाथरूम पूरी तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट, अधपारदर्शी ग्लास का बना था। बीच में एक ऐसा हिडन ग्लास लगा था जिससे बाहर बैठा इंसान अंदर का सब कुछ साफ साफ देख सकता था। गनीमत यह थी कि सीनियर तब तक बाथरूम का काम निपटा चुकी थी, वरना अगर मैं उन्हें देख लेता तो मेरी तो शामत ही आ जाती। अरे तुम, सीनियर बाहर निकलते ही चिल्लाई, तुम अंदर का सब देख सकते हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने हाथ जोड़कर घबराते हुए सफाई दी। मैं तो बस कागज समेट रहा था। जब मेरी नजर पड़ी तब तक आप बाहर आने ही वाली थी। सच में मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने लाख सफाई दी, पर सीनियर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? बड़े आए महाठर की। उफ, इस बार तो मैं सच में बिन गुनाह के मारा गया, बिना कुछ किए ही बदनाम हो गया। अगर सच में कुछ देख लिया होता तो कम से कम मलाल तो न होता। खैर, जब कोई फायदा ही नहीं हुआ तो बिन बात का ताना क्यों सहूं? मैंने मन ही मन सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो आपको बस बाथरूम से बाहर निकलते देखा, पर आपने तो मुझे पिछली बार पूरा, समझ रही है ना? तो हिसाब बराबर हो गया। अब मैं जरा बाथरूम हो आता हूँ। ये कहकर मैं झट से बाथरूम में घुस गया। अंदर आकर पता चला कि अंदर से बाहर का कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बाहर वाला ही अंदर देख सकता है। हालांकि अगर आप अपनी प्राइवेसी चाहते हैं तो ऊपर एक पर्दा दिया गया था जिसे नीचे गिराया जा सकता था। इससे पहले कि सीनियर कुछ समझ पाती, जैसे ही मैंने अपनी पेंट की बेल्ट खोलने का नाटक किया, वो बुरी तरह घबरा गई। गंदे इंसान, ठरकी कही के। बाथरूम से फ्रेश होकर जब मैं बाहर निकला तो देखा सीनियर अभी भी शर्म के मारे मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी थी। मैं चुपके से उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। मेरी अचानक आई आवाज से सीनियर इतना डर गई कि उनका पैर फिसल गया। संभल के मैंने लपक कर उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। क्या तुम मुझे छोड़ोगे? सीनियर ने हकलाते हुए कहा। उनका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मैंने शर्माते हुए उन्हें छोड़ा और कहा, बाथरूम में ऊपर एक पर्दा लगा है, अगली बार जब आप जाए तो बस उस पर्दे को नीचे खींच देना। सीनियर अभी भी बहुत नर्वस थी। उन्होंने मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। उन्होंने चुपचाप अपना बैग उठाया। जब मेरी नजर उनके बैग से बाहर झांकते कपड़ों पर पड़ी तो मैं चकरा गया। ये नाइटी पजामास है? आप बैग में नाइटी भी लेकर आई हैं? हाँ, नाइटी ही तो है। मेरा इरादा यहाँ आराम से नहाकर सोने का था। मुझे क्या पता था कि यहाँ सिर्फ एक ही कमरा मिलेगा। कोई बात नहीं, आप अब भी नहा सकती हैं। पर्दा लगा दिया है मैंने, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अब मेरा नहाने का मन नहीं है। क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, अरे बेफिक्र रहिए। भले ही मैं कोई बहुत बड़ा दूध का धुला सज्जन नहीं हूँ, पर इंसान नॉर्मल हूँ। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। फिर भी सीनियर को मुझ पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने टॉयलेट पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाथरूम और टॉयलेट के बीच अलग दरवाजा है। जब आप नहाएंगी तो अंदर से लॉक लगा लेना। आराम से नहाइए। सीनियर ने एक बार फिर मुझे देखा। मैं सच में नहाने जा रही हूँ। छुप कर देखना मत, गारंटी देता हूँ नहीं देखूंगा। जब आप लॉक लगा लेंगी तो मैं चाहकर भी कैसे देखूंगा? हाँ, वो बात अलग है कि पानी गिरने की आवाज सुनकर ही मैं 3 कटोरी चावल ज्यादा खा सकता हूँ, पर देखने की नीयत बिल्कुल नहीं है। सीनियर के नहाकर निकलने के बाद मैं भी शॉवर लेने चला गया। रात भर की इस पूरी भागदौड़ और ड्रामे के बाद हम दोनों बुरी तरह थक चुके थे। कमरे में सजे उस बड़े से कपल बेड को घूरते हुए दोनों के लिए अपनी भूख और थकावट को दबाना मुश्किल हो रहा था। सीनियर ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जब तक तमाशा करना था कर लिया, अब क्या चोचा मेरे साथ करोगे नहीं क्या? मैंने चौंक कर पूछा, आप ये क्या कर रही है? मैंने कहा ना, कमरा बुक करने चलते हैं। और सिर्फ कमरा बुक नहीं करना है, तुम ज्यादा मत सोचो। जब मैंने अपनी सीनियर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं
तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मुझे सीधे होटल में रूम बुक कराने ले जाएंगी। मैं तो सन्न रह गया था, जिसे देखकर सीनियर का चेहरा गर्व से खिल उठा। असल में उनका इरादा किसी गलत नियत से होटल जाने का नहीं था, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कल रात की लाइव स्ट्रीम की कोई तैयारी नहीं की है, तो कल रात के इवेंट को सही से पूरा करवाने के लिए उन्हें यही एक रास्ता सूझा, मुझे होटल ले जाकर पूरी स्क्रिप्ट रटवाने का। लेकिन सीनियर के लिए आफत तब खड़ी हुई जब हमने लगातार 3 होटलों में जाकर पता किया और तीनों के सारे कमरे फुल निकले। आंटी, क्या आजकल होटलों का धंधा इतना जबरदस्त चल रहा है? मैंने रिसेप्शनिस्ट आंटी से पूछा। बेटा, धंधा हमेशा ऐसा नहीं रहता। बात यह है कि आज फ्राइडे की रात है, तुम जैसे जवान जोड़े ही तो वीकेंड पर कमरे बुक करने आते हैं, इसलिए सारे रूम्स की भारी किल्लत है। वैसे अगर तुम्हें एक ही कमरा चाहिए होता तो शायद मैं कहीं फोन करके जुगाड़ लगा देती, पर तुम 2 अलग कमरे मांग रहे हो। मेरे पास फोन निकालकर अगला होटल ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार 10 किलोमीटर दूर एक होटल में एक खाली कमरा मिला। सीनियर से पूछने के बाद हमने टैक्सी ली और सीधे वहीं पहुंचे। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचे, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरा चेहरा फैंग पड़ गया। सामने का नजारा देखकर लगा जैसे पूरा कमरा प्यार मोहब्बत के खास रोमांटिक कपल वाइब्स से लबरेज था। सूमिंग, सीनियर ने घूरते हुए पूछा, तुमने तो कहा था कि स्टैंडर्ड ट्विन रूम है, फिर ये सब क्या है? मैंने तुरंत अपना फोन चेक किया और देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जल्दबाजी में आगे का टाइम तो देख लिया, पर नीचे रूम का टाइप देखना ही भूल गया था। मैंने ये कब कहा कि 2 अलग बेड वाला कमरा है? मैंने तो किंग साइज बेड वाला कमरा बोला था। वो अलग बात है कि इस बेड की बनावट थोड़ी अनूठी है। अब कोई चारा नहीं था, कमरे का बिल पे हो चुका था, इसलिए सीनियर को भारी मन से अंदर आना ही पड़ा। सुमिंग, जी सीनियर, क्या तुम इस बेड के ऊपर लटके हुए सेटअप को थोड़ा नीचे हटा सकते हो? ये ऊपर है तो चैन से बैठा भी नहीं जा रहा। हाँ, क्यों नहीं। मैंने फटाफट बेड की सेटिंग ठीक की। इसके बाद सीनियर ने लाइव स्ट्रीम के पूरे प्रोसेस को समझाना शुरू किया। तुम बाकी की डिटेल्स बाद में देख लेना, पहले मेन बातें समझ लो। सबसे पहले कमरे में आते ही सीनियर ने अपनी सैंडल उतार दी थी। इस वक्त वो सोफे पर नंगे पांव बैठी थी और बेहद संजीदगी से मुझे एक एक पॉइंट समझा रही थी, पर मेरा ध्यान बार बार भटककर सीनियर की मासूमियत और उनकी खूबसूरती पर टिक जाता था। अरे भाइयों, आप ही बताओ, ऐसे माहौल में क्या मेरी कोई गलती थी? मैंने अभी जो कहा, क्या तुम्हें कुछ याद भी रहा? सीनियर ने अचानक मुझे ताका। अगर याद है तो जरा मुझे एक छोटा सा डेमो देकर बताओ। मैं सीनियर की आंखों में आंखें डालने से कतराने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। सीनियर मेरी चोरी पकड़ गई और उन्होंने हार मानकर एक ठंडी सांस भरी। स्क्रिप्ट में सारे डायलॉग्स लिखे हैं, तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते? बात करते करते आधी रात बीत गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि मुझे सब समझ आ गया है, तब जाकर सीनियर की जान में जान आई। उन्होंने मेरे सामने ही एक लंबी अंगड़ाई ली। मैं तो बुरी तरह थक गई। इस पोजीशन में उनकी परफेक्ट बॉडी शेप साफ झलक रही थी। मैं तो बस टकटकी लगाए देखता ही रह गया। जब सीनियर ने मेरी बहकती हुई नजरों को नोटिस किया तो उन्हें तुरंत अपनी हालत का एहसास हुआ। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, ये कहकर वो भागकर बाथरूम में घुस गई। सी चिंगशिया, जरा तो ध्यान रखा करो। भले ही हम कपल हैं, पर तुम मेरे सामने इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो? ऐसे में सुमिंग का भटकना तो लाजमी है ना। वो अंदर खुद को कोस रही थी। उनके बाथरूम जाने के बाद जब मैंने लाइव स्ट्रीम के कागजात समेटे और मुड़ा तो बाथरूम की दीवार देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। वो बाथरूम पूरी तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना था। बीच में एक ऐसा हिडन ग्लास लगा था जिससे बाहर बैठा इंसान अंदर का सब कुछ साफ साफ देख सकता था। गनीमत यह थी कि सीनियर तब तक बाथरूम का काम निपटा चुकी थी, वरना अगर मैं उन्हें देख लेता तो मेरी तो शामत ही आ जाती। अरे तुम, सीनियर बाहर निकलते ही चिल्लाई, तुम अंदर का सब देख सकते हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने हाथ जोड़कर घबराते हुए सफाई दी। मैं तो बस कागज समेट रहा था। जब मेरी नजर पड़ी तब तक आप बाहर आने ही वाली थी। सच में मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने लाख सफाई दी, पर सीनियर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? बड़े आए माहठर की। उफ, इस बार तो मैं सच में बिन गुनाह के मारा गया, बिना कुछ किए ही बदनाम हो गया। अगर सच में कुछ देख लिया होता तो कम से कम मलाल तो न होता। खैर, जब कोई फायदा ही नहीं हुआ तो बिन बात का ताना क्यों सहूं? मैंने मन ही मन सोचा, मैंने तो आपको बस बाथरूम से बाहर निकलते देखा, पर आपने तो मुझे पिछली बार पूरा, समझ रही है ना? तो हिसाब बराबर हो गया। अब मैं जरा बाथरूम हो आता हूं। ये कहकर मैं झट से बाथरूम में घुस गया। अंदर आकर पता चला कि अंदर से बाहर का कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बाहर वाला ही अंदर देख सकता है। हालांकि प्राइवेसी के लिए ऊपर एक पर्दा दिया गया था जिसे नीचे गिराया जा सकता था।
इससे पहले कि सीनियर कुछ समझ पाती, जैसे ही मैंने अपनी पेंट की बेल्ट खोलने का नाटक किया, वो बुरी तरह घबरा गई। गंदे इंसान, ठरकी कही के। बाथरूम से फ्रेश होकर जब मैं बाहर निकला तो देखा सीनियर अभी भी शर्म के मारे मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी थी। मैं चुपके से उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। मेरी अचानक आई आवाज से सीनियर इतना डर गई कि उनका पैर फिसल गया। संभल के मैंने लपक कर उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। क्या क्या तुम मुझे छोड़ोगे? सीनियर ने हकलाते हुए कहा। उनका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मैंने शर्माते हुए उन्हें छोड़ा और कहा, बाथरूम में ऊपर एक पर्दा लगा है, अगली बार जब आप जाए तो बस उस पर्दे को नीचे खींच देना। सीनियर अभी भी बहुत नर्वस थी। उन्होंने मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। उन्होंने चुपचाप अपना बैग उठाया। जब मेरी नजर उनके बैग से बाहर झांकते कपड़ों पर पड़ी तो मैं चकरा गया। ये नाइटी है? आप बैग में नाइटी भी लेकर आई है? हाँ, नाइटी ही तो है। मेरा इरादा यहाँ आराम से नहाकर सोने का था। मुझे क्या पता था कि यहाँ सिर्फ एक ही कमरा मिलेगा। कोई बात नहीं, आप अब भी नहा सकती हैं। पर्दा लगा दिया है मैंने, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अब मेरा नहाने का मन नहीं है। क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, अरे बेफिक्र रहिए। भले ही मैं कोई बहुत बड़ा दूध का धुला सज्जन नहीं हूँ, पर इंसान नॉर्मल हूँ। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। फिर भी सीनियर को मुझ पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने टॉयलेट पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाथरूम और टॉयलेट के बीच अलग दरवाजा है। जब आप नहाएंगी तो अंदर से लॉक लगा लेना। आराम से नहाइए। सीनियर ने एक बार फिर मुझे देखा। मैं सच में नहाने जा रही हूँ। छुप कर देखना मत। गारंटी देता हूँ नहीं देखूंगा। जब आप लॉक लगा लेंगी तो मैं चाहकर भी कैसे देखूंगा? हाँ, वो बात अलग है कि पानी गिरने की आवाज सुनकर ही मैं 3 कटोरी चावल ज्यादा खा सकता हूँ, पर देखने की नीयत बिल्कुल नहीं है। सीनियर के नहाकर निकलने के बाद मैं भी शॉवर लेने चला गया। रात भर की इस पूरी भागदौड़ और ड्रामे के बाद हम दोनों बुरी तरह थक चुके थे। कमरे में सजे उस बड़े से कपल बेड को घूरते हुए दोनों के लिए अपनी भूख और थकावट को दबाना मुश्किल हो रहा था। सीनियर ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जब तक तमाशा करना था कर लिया, अब क्या चुपचाप मेरे साथ सोओगे नहीं?